Hello everyone and welcome back to your favorite channel टेक्टोनिक। सो गाइज ये आपका गैसीय स्टेट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने पिछले पार्ट में मेंशन नहीं किया था कि वो पार्ट 1 है। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आप मेरे ही चैनल पर जाके इससे प्रीवियस जो वीडियो होगी वो इसका पार्ट 1 होगा, ठीक है। और आप चाहो तो मैं इसका लिंक पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ठीक है। सो गाइज अब आ जाओ आप नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक है मोलिक्यूलर कोलिजन्स इन गैस, ठीक है। मोलिक्यूलर कोलिजन्स इन गैस ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी इसकी जो इसके अंदर थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह आती हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो डेफिनेशन आएगी कोलिजन डायमीटर की, ठीक है। तो सबसे पहले वही जान लेते हैं कि कोलिजन डायमीटर होता क्या है। सो गाइज हमने सबसे पहले कोई दो मोलिक्यूल ले लिए, ठीक है। मेरा अच्छी नहीं बन रही डायग्राम, और ये ऑलमोस्ट कोलिजन करने ही वाले हैं, है ना। और ये इनके सेंटर्स हैं, ठीक है। सेंटर थोड़े आगे पीछे बने हैं, ठीक है। तो इनके सेंटर के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया सिग्मा, और ये जो सिग्मा है इसी को क्या कहा जाता है, कोलिजन डायामीटर। अब क्या कह सकते हो आप कि ये कोलिजन डायामीटर हुआ क्या, जब ना जो आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलमोस्ट मतलब एक दूसरे के साथ टकराने वाले, जैसे मतलब टच हुए हैं, मतलब टकरा जाएंगे वो एक दूसरे के साथ, है ना। तो जो उनमें जो डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस को क्या कहा गया है, कोलिजन डायामीटर। तो आप लिख सकते हो कोलिजन डायामीटर इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्या है ये, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, किसका, अप्रोच का, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर ड्यूरिंग ए कोलिजन। जब वो जस्ट टच ही कर रहे हैं एक दूसरे को ड्यूरिंग ए कोलिजन, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, क्या ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, सॉरी बिटवीन द सेंटर ऑफ अ टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे जस्ट टच ड्यूरिंग द कोलिजन, दैट्स इट, ओके। अब आपकी नेक्स्ट टर्म्स हैं कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जानते हैं कोलिजन नंबर। The number of collisions made by one molecule with other molecule in 1 second is called collision number। मतलब कि कितने ज़्यादा collisions कर रहा है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, ठीक है। The number of collisions made by one molecule with other molecules in 1 second is known as collision number, ठीक है। उसके बाद जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन दैट अकर पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में होती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलिजन्स, मतलब कि मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, ठीक है, कि मॉलिक्यूल कितने कोलिजन कर रहे हैं 1 सेकेंड में और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, उसको क्या कहा जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई होप आपको तीनों टर्म्स क्लियर हो गई हो। और एक और बात कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। इधर चली मैं उधर चली, जानिए कहाँ मैं किधर चली, अरे फिसल गई। अरे यार गाइस, सोच रहे हो कि मैम गाना क्यों गा रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, मतलब कि वो उनका फ्री पाथ होता है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग डिफरेंट फ्री पाथ्स, ठीक है। तो मेन फ्री पाथ क्या हुआ फिर, है ना, ये उन लोगों ने पूछ लिया तुमसे कि मेन फ्री पाथ क्या है। फ्री पाथ तो समझ में आ गया कि कभी इधर जाते हैं मॉलिक्यूल कभी उधर जाते हैं, उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता। लेकिन मेन फ्री पाथ क्या होता है, मेन फ्री बात होता है कि जो एवरेज डिस्टेंस हैं ट्रैवल किए किसी मॉलिक्यूल ने जब अपने एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जैसे यहाँ से चला और यहाँ जाके उस, ये कलर चेंज करने दो, जैसे कोई मॉलिक्यूल यहाँ से चला और यहाँ जाके उसका कोलिजन हुआ, तो जो ये डिस्टेंस उसने कवर किया है एवरेज डिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे, मीन फ्री पाथ। क्या क्या, तो व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, average distance traveled by a molecule between two successive collisions। समझ में आ गया। अब एक मॉलिक्यूल का एक कोलिजन यहाँ पे हुआ और दूसरा कोलिजन जाके यहाँ पे हुआ, तभी जो इसके बीच का ये डिस्टेंस है
उसको क्या कह दिया गया, मीन फ्री पाथ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम? तो एक बार मेरे से रिपीट कर दो, मीन फ्री पाथ क्या है? इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी सॉरी इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर है मैम। इसको मैं आपको एक जर्नल बताती हूँ कि एल से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ जो है उसके बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ कि ये रुको मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ। L इज इक्वल टू बी अपॉन एन सी। ये एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड है, तो आपको पता है ये वैसे भी वेलोसिटी की होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो चीज़ है ये। और नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकेंड, वो ये एम सी डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ इससे आपको क्या क्लियर होता है, जो मीन फ्री पाथ है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता। मीन फ्री पाथ वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा। ये ना आगे इसका फॉर्मूला होता है ड्राइव किया हुआ, बट आप इतना ही पढ़ो। ठीक है, अगर आपको किसी को मैं से बता देती हूँ हल्का सा कि ये वी ऐसे रहेगा, एन सी का फॉर्मूला होता है √2πv सिग्मा स्क्वायर एन, जिस कारण से आप बता रहे हो फिर ये कि वो सिग्मा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसा होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है ना प्रॉपर डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसकी अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। एक और बात वैसे जनरली बताती हूँ, ये भी जब आप इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ से वो ऑलरेडी क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर वाई द वे आपसे पूछ लिया गया कि टेम्परेचर, एक मिनट, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मीन फ्री पाथ पे, तो मैं आपको बता दूँ टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। ठीक है, मीन फ्री पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता जब तक वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं मैम। आइडियल, नॉन आइडियल, रियल गैसेस, ये टॉपिक तो यार सुना है, इसमें तो क्या ही नया पढ़ना है मैम। सब्र करो यार, नया भी पढ़ेंगे और पुराना भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है, और एक चीज़ का कन्फ्यूज़न बहुत बच्चों को होता है कि ये जो गैसेस हैं वो तीनों ही डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो नॉन आइडियल गैसेस हैं वही रियल गैसेस होती हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, आइडियल गैस डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ तुम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, गैस लॉज पढ़े, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी पढ़ी, है ना? तो गैसेस विच ओबे ऑल द गैस लॉज, ideal gas equation and postulates of kinetic theory of gases at all the conditions of temperature and pressure, such gases are known as ideal gases। और बता दूँ ideal gases जो हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट ऑब्जर्व डेट नो गैस इज आइडियल इन बिहेवियर। और रियल गैसेस कौन सी हुई? रियल गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबे गैस लॉ, ideal gas equation, postulates of kinetic theory of gases only at लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बच्चे पता है क्या गड़बड़ करते हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ऐसा सा लिख देते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अब बच्चे बोलते हैं मैम ये याद कैसे रखें, कोई ट्रिक बता दो। ये तो आपको पता ही है, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, लो या फिर हाई होगा, है ना? अब याद कैसे रखो? ABCD आती है? आती है मैम। तो जो ना आपको ABCD आती है, सबसे पहले ABCD में H आता है, देन L, देन P, देन T। तो हमेशा याद रखना कि L और P हमेशा साथ में आते हैं। ABCD में भी देखना L और P साथ में आते हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर साथ में ही आएगा और हाई टेम्परेचर H और T दूर दूर आते हैं। H पहले आता है और बीच में LP आता है, देन T आता है ना? मतलब कि हाई है यार, इतनी गर्मी में कोई भी साथ नहीं रहना चाहता, हाई टेम्परेचर पे कोई साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं ऐसे याद रखा मैंने तो कि H और T दूर दूर आते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर साथ में आएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को जो ट्रिक बनानी है वो तुम लोग बना सकते हो, मेरी तो यही ट्रिक है यार। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जा रहा, वो देख लेना तुम लोग। सबसे पहली बात तो
टेबुलर फॉर्म में ही डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ये आइडियल का है और ये नॉन आइडियल का है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। पहला डिफरेंस तो वही आ जाएगा आइडियल गैसेस का, वो गैसेस जो कि ओवे करती हैं गैस लो को, आइडियल गैस को और आइडियल गैस इक्वेशन को और पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी के, लेकिन किस पे चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो गैस का, प्रेशर का, हर पे फॉलो करेगी। लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे फॉलो करती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है। सेकंड, जो आइडियल गैसेस हैं वो एक हाइपोथेटिकल टर्म है, ठीक है। क्या है? हाइपोथेटिकल टर्म है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो नॉन आइडियल गैसेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो अभी आपने वो पढ़ा ना गैसेस लो वाला, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन वाला, वो आप अलग से भी लिख सकते हो कि जो आइडियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हैं, लेकिन जो नॉन आइडियल गैसेस हैं वो वंडर वाल इक्वेशन फॉलो करती हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? वंडर वाल इक्वेशन, ठीक है। अब वंडर वॉल में ना ये भी याद रखना, वॉल ये वाली होती है जो दीवार होती है, लेकिन आपको कौन सी लिखनी है? WAAL वाली, ठीक है। ठीक है मैम। जो नॉन आइडियल गैसेस, सॉरी आइडियल गैसेस हैं वो नॉन इजीली लिक्विडिफाइड गैसेस होती हैं, जैसे कि मतलब रुको, ये आपको ना आगे टेबल आएगा, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब डेविएशंस आप पढ़ोगे। लेकिन फिर मैं अभी आपको बता देती हूँ, एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है। रिवीजन इसका हम तभी करेंगे। जो गैसेस हैं जैसे H2, N2, O2, ये आइडियल बिहेवियर शो करती हैं क्योंकि ये इजीली लिक्विफाई नहीं होती हैं। लेकिन जो गैसेस इजीली लिक्विफाई रहती हैं जैसे NH3, SO2, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। आइडियल गैसेस में निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और जो नॉन आइडियल गैसेस हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। और एक आधा डिफरेंस और है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब रिवाइज करेंगे, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो आपको बताएं जो आइडियल गैस है वो ओवे करती है गैस लो और आइडियल गैस इक्वेशन को। लेकिन आप ये बात भी जानते हैं कि एक्चुअल में कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, हर एक गैस डेविएशन शो करती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये आप डेविएशन हम कैसे दिखाएंगे? वाई वॉयल्स लॉ, ठीक है। आपको पता है जो वॉयल्स लॉ होता है वो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, ये चीज़ पता है आप लोगों को, मुझे पता है, ठीक है। ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वॉयल्स लॉ है, ठीक है। और कब होता है ये? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। सो अगर हम वॉयल्स लॉ देखें तो किसी भी जो भी आइडियल गैसेस हैं उनके लिए जो ग्राफ आना चाहिए PV वर्सेस का ग्राफ, जैसे P यहाँ पे और PV यहाँ पे, ठीक है। PV वर्सेस P का ग्राफ, ठीक है। जब ये यहाँ पे चाहिए तो वो क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये सिग्निफिकेंट भी है कि हर एक जो गैसेस, कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो ही नहीं करती। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 टाइप की कर्व्स आती हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स आती हैं। पहले मैं एक बार यहाँ पे बनाती हूँ। ओ यार, ये इतना क्लियर है, ये में टोटल लाइन आ गई। एक कर्व आती है इस टाइप की, ठीक है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइंस आएंगी, और एक आएगी इस टाइप की, ठीक है। ये अच्छी नहीं बनी, मैं ट्राई कर रही हूँ बेटर देने की, बट जितना मेरे से हो रहा है, ठीक है। ये आती है, और जी सेंटर वाली लाइन है ये आइडियल गैस की लाइन है, ठीक है। आइडियल गैस की, अगर सारी आइडियल गैसेस होती है तो उनकी लाइन ऐसे आती, ठीक है। अब जो गैसेस हैं H2 एंड He, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, एक मिनट, उनकी ये ब्लू वाली लाइन्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की ब्लू वाली लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये ओवे करती हैं वॉयल्स लॉ को एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। ये वॉयल्स लॉ को ओवे करती हैं बहुत कम प्रेशर पे, बट PV इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एज द प्रेशर इंक्रीजेस। लेकिन आप देख ही सकते हो, ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि PV इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। ये कब करती हैं वॉयल्स लॉ को फॉलो? एट वेरी लो प्रेशर। देन है गैसेस लाइक CO, CO2, CH4। ये जो रेड वाली आ रही है ना, ये Cu का है, ये CO2 का है, एक और निकालो ऐसे ही सेम वो CH4 को हो जाएगा, मतलब ऐसे ही वो शो करती हैं।
तो ये शो करती हैं डिक्रीज़ इन पीवी इन द बिगनिंग। देखो पहले ये डिक्रीज़ हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ को ये डिक्रीज़ हो रही है। एक मिनट कलर चेंज करती हूँ। देख सकते हो पहले यहाँ को ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये मिनिमम, जब ये यहाँ से इसकी जो ये मिनिमम पॉइंट मान लो यहाँ से पास करने के बाद ये क्या करती हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। एक बार बिगनिंग में ये नीचे जाएंगी, लेकिन उसके बाद जब ये ऊपर जाने लगती हैं तो ये ऊपर ही जाती हैं, ठीक है। क्लियर है? ऐसी ये डेविएशन शो करती हैं जो गैसेज होती हैं, ठीक है। समझ गए? हमने एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा कि जो हम पर टॉपिक क्या था हमारा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो जो आइडियल गैसेस होती हैं वो ओबे करती हैं गैस लॉ को और आइडियल गैस इक्वेशन को, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे। लेकिन हमने देखा है कि जो आइडियल गैसेस हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मतलब जो गैसेस हैं वो कौन सा बिहेवियर शो करती हैं, सो हर एक गैस मतलब डेविएशन शो करती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो अभी हम डेविएशन कैसे देख सकते हैं, वाई बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हम ग्राफ देखते हैं पीवी वर्सेस पी का, देन हमारे पास दो टाइप की कर्व्स होती हैं, एक तो ये स्ट्रेट वाली और एक ये कर्व वाली। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू लिया हमने, जैसे कि पहले जो गैसेज हैं H2 और He, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, वो स्ट्रेट लाइन शो कर रही हैं, वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है, बट लो प्रेशर पे। और जो पीवी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन उसके ही तरफ CO2 CH4 इन गैसेस के लिए, CO2 CO CH4 इन गैसेस के लिए जो कर्व है वो पहले शुरू में डिक्रीज़ करती है, लेकिन उसके बाद जब वो अपने मिनिमम पॉइंट से पास कर जाती है उसके बाद वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती है प्रेशर के साथ, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है मैम। अब यहाँ पे देखो, ओके, अब आ जाओ डिफरेंस पे, ठीक है। अभी वैसे तो मैंने आपको डिफरेंस स्क्रीन पे शो किया हुआ है, लेकिन आप अपना फ़ोन साइड में रख दो और सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनो, ठीक है। रख दिया? ओके, रख दिया ना। अब सुनो, तो हमने डिफरेंस पढ़ा था आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के बीच में। सो आइडियल गैस का पहला पॉइंट क्या था, हाँ, गैसेस विच ओबे गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन and postulates of kinetic theory of gas at every condition of pressure and temperature is known as ideal gas। and non ideal gas वो भी ओबे करती हैं, लेकिन कब, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। सेकेंड पॉइंट था कि जो आइडियल गैसेज हैं वो ओबे करती हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, जो कि ऊपर डिस्कस कर चुके हो, जो कि है पीवी इज इक्वल टू NRT। वहीं पे जो नॉन आइडियल गैसेज, नॉन आइडियल गैसेज है वो वंडरवाल इक्वेशन को फॉलो करती हैं, ठीक है, ओबे करती हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर है? क्लियर है मैम। अब आज जो तीसरे पे, हाँ, आइडियल गैसेज क्या है, जो वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो हाइपोथेटिकल है। लेकिन वहीं पे नॉन आइडियल गैसेज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, या फिर आप उनको रियल गैसेज बोल सकते हो, ठीक है। अब अच्छा फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि गैसेज कौन कौन सी, H2 N2 O2, वो नियरली आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। अब कैसे वो नियरली आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, आपने देखोगा, अभी मैंने आपको पीछे डेविएशन दिखाई, तो अब रुको एक मिनट, तो अभी मैंने आपको पीछे डेविएशन दिखाई है ना, तो वहाँ पे जो ग्राफ बन रहा था वो ऐसा कुछ था ना, जो H2 और हीलियम की थी वो ये लाइंस जा रही थी, है ना, और जो आपके वो थे CO2 CO CH4 की कुछ ऐसी लाइंस जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे PV था और यहाँ पे P था, है ना। तो आप देख सकते हो, मैंने कहा था अगर वो प्रॉपर्ली आइडियल गैसेज है तो वो स्ट्रेट लाइन शो करेंगी, है ना। और यहाँ पे देख रहे हो ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही शो कर रही हैं वो, लेकिन वो थोड़ा ऊपर से कर रही है, मतलब टेढ़ी हो गई हैं, ऐसे शो नहीं कर रही है ना, मतलब नियरली तो वो आइडियल बिहेवियर ही शो कर रही हैं, है ना, जो H2 और He हैं। और एक और चीज़ बता दूं, जो इस लाइन से ऊपर वाली गैसेज है ना, वो इजीली लिक्विफाई नहीं होती, और जो इस लाइन से नीचे वाली गैसेज है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। तो यही उस पॉइंट में लिखा हुआ है, यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, नॉन इजीली लिक्विफाइड गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम शो नियरली आइडियल बिहेवियर। Easily liquefied gases like NH3 SO2 CO2 show large deviation from ideal behavior, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट क्लियर है मैम। फिफ्थ पॉइंट, आइडियल गैसेस दे आर निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन एन, उनके बीच में निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। जो कि आइडियल गैसेस होती है ना, उनके बीच में निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन उसी की दूसरी साइड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और दिखता है उनमें, स्पेशली कब दिखता है, जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। कब दिखता है? जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। अब बच्चे बोलते हैं मैम आपने तो कहा था कि ये फॉलो करती हैं उन स्लो को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। हाँ वो चीज़ सही है, लेकिन ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कब दिखाती हैं? जब ये आइडियल बिहेवियर के नियर नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल अपोजिट होंगी, ठीक है, समझ के, अपोजिट चीज़ें हैं। अब जो आइडियल गैसेज है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज एज्यूम टू बी निग्लिजिबल। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूल्स आइडियल गैसेज की, वो निग्लिजिबल ही होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज। लेकिन नॉन आइडियल गैसेज का जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो क्या होता है, मतलब होता है, प्रेजेंट होता है कब? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे स्पेशली। अगर आप ये पॉइंट नहीं भी लिखना चाहते ना, ये वाला कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला, तो मत लिखो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। बस इतना लिख देना कि ये क्या शो करती हैं, जैसे इनके अपोजिट। आइडियल गैसेस का समझ आ गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जो आइडियल गैसेस के जो आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही होता है एज़ कम्पेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। और नॉन आइडियल गैस में इसका अपोजिट लिख लेना, ठीक है। क्लियर है मैम। नहीं क्लियर हुआ है, अगर कुछ दिक्कत आई है तो कमेंट में बताना, मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगी। है ये क्या है? डरो मत, मेरी राइटिंग देख के मत डरा करो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये, जिसको आप डिनोट करते हो Z से, ठीक है। अब है क्या ये? एक लाइन का आंसर लिख दो कि आपसे कोई पूछ रहे ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या। द फैक्टर, या बोल सकते हो दिस फैक्टर शोज द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये डेविएशन शो करता है रियल गैस की, किससे? आइडियल गैस के बिहेवियर से, ठीक है। क्या शो करता है ये? डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। क्लियर है। अब कुछ पॉइंट्स और हैं इसके, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन की होती है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे Z ऐड कर सकते हो आप, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। बोला जब Z 1 होगा, है ना, तब PV इज इक्वल टू nRT आ जाएगा, तो वो क्या शो कर रही है? आइडियल गैस बिहेवियर। जब Z इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा, मतलब दो कंडीशंस आ गई। जब वो लेस देन 1 हो, सॉरी यहाँ पे जब इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। जब लेस देन 1 होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। क्लियर है। इसका ग्राफ भी सेम बनता है जैसे पहले बना था। ये जो ऊपर वाली है ये पॉजिटिव डेविएशन वाली है, और जो नीचे वाली है ये नेगेटिव डेविएशन की है, ठीक है। क्लियर है मैम। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? जो शो करता है डेविएशन बिटवीन डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। क्लियर है मैम। आगे चले मैम। अब कॉजेज ऑफ डेविएशन पढ़ लेते हैं। अभी हमने डेविएशन की ही बात चल रही है, तो कॉजेज ऑफ डेविएशन पढ़ लेते हैं। अभी कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं कि मैम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि दिमाग घूमने लग पड़ा है, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं देने को तो आपको काफ़ी लंबा ब्रेक दे देती, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक लाइन जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। जो अभी तुम्हारा दिमाग घूम रहा है ना, वही कल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। अब बस एक काम करो, थोड़ा मुस्कुराओ, पानी पियो और फिर वापस अटैक करो चैप्टर पर, क्योंकि टॉपर्स पैदा नहीं होते, धीरे धीरे बनते हैं। तो चलो, तो तुम लोगों का थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम कर देती हूँ, फ़ोन साइड में रख दो। सुनो सिर्फ, अब जो कॉजेज़ ऑफ डेविएशन है वो एक स्टोरी की तरह है, ठीक है।
सो अभी हम देखने वाले थे कॉजेज़ ऑफ डेविएशन। सो कॉजेज़ ऑफ डेविएशन में कुछ नहीं है कि उसके दो कॉजेज़ ऑफ डेविएशन में ये है कि जो पोस्टुलेट्स हैं कि दो पोस्टुलेट्स जो हैं काइनेटिक थ्योरी की वो इनवैलिड हैं, तभी जो रियल गैसेस हैं वो ओवे नहीं करती गैस लॉज को, पोस्टुलेट्स और आइडियल गैस इक्वेशन को हर एक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो वो पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? एक पोस्टुलेट तो है आपका वॉल्यूम वाला, कि जो आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जो ये पोस्टुलेट है ये सिर्फ ट्रू होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, इसके बाकी और किसी कंडीशन पे ये ट्रू नहीं होता। और सेकंड है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला भी सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही ट्रू होता है, ठीक है। लेकिन ये जब ये दूसरी कंडीशंस आती हैं तब ये ट्रू नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला क्या था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस आर निग्लिजिबल, ठीक है। अब इसी पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वहीं पे आपके रिलेट हो जाएंगे वंडर वर्ल्ड इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके दो पार्ट्स हैं, एक है वॉल्यूम करेक्शन और एक है प्रेशर करेक्शन। क्या है? प्रेशर करेक्शन, ठीक है। सो अब ये जो वॉल्यूम करेक्शन है ये किसके कारण है? ड्यू टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के कारण है। और ये जो प्रेशर करेक्शन है ये करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। हमने दूसरा पढ़ा नहीं, देखो जो ये उन्हीं दोनों पॉइंट्स की करेक्शन है। जो पहला था वो वॉल्यूम के कारण था और दूसरा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के कारण। तो ये करेक्शन है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है। ठीक है मैम, अब चलें, अब इसमें देखते हैं है क्या क्या करेक्शन हुई है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम करेक्शन बारे बताने वाली हूँ। वॉल्यूम करेक्शन बारे में आपको बताऊँगी कि कैसे आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पेपर में कितने मार्क्स का ये पूछा जा रहा है ना। तो अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया तो आप लिख सकते हो कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आप करेक्शन कर रहे हो। ऐसे तो वो कहता था कि वॉल्यूम क्या होता है? निग्लिजिबल, लेकिन आप करेक्शन में क्या कह रहे हो कि वो निग्लिजिबल नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखना है ही लिखना है। उसके बाद लेट कर लिया आपने कि वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ गैस, देन स्मॉल वी वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। एक इसका वॉल्यूम है गैसियस मॉलिक्यूल का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। उसके बाद लेट करो कि दो गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, किस लिए पास आ रहे हैं? एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए, ठीक है। और उनकी रेडियस कितनी है? आर, ठीक है। इसकी भी आर और इसकी भी आर, ठीक है। अब यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ करेगा जिसको बोलोगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या है ये? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। फिर आप बोल सकते हो वी कैन से डैट वॉल्यूम इन विच द सेंटर्स ऑफ द मोलिक्यूल कैन नॉट मूव, ठीक है। वो वॉल्यूम जिसमें जो सेंटर है मॉलिक्यूल के वो चेंज नहीं हो रहे, मूव नहीं कर रहे, ठीक है, उस वॉल्यूम को क्या कहा गया है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके इक्वल है? यस, 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है? स्फीयर का। लेकिन इसकी जो रेडियस है वो है 2r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2r³, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब आ जाएगा वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 2 2 4, 2 के साथ ये आ गया। देन ये बन गया 2/3 पाई 2r³, है ना। बन गया मैम। अब देखो एक मिनट, जैसे ये एक मॉलिक्यूल था, है ना, इसकी रेडियस थी r, है ना। अब इसका अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वो क्या आएगा? 4/3 पाई r³, ये आएगा, है ना। और अभी हमारे पास कितना है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ से एक और 2 बाहर ले लूँ तो ये मेरा 4 और अंदर कितना बच जाएगा?
4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ मेरी अंदर बच जाएगी, ठीक है, और ये 4 बाहर आ जाएगा। और जो ये 4/3 पाई आर क्यूब है, ये किसका वॉल्यूम आ गया, एक मॉलिक्यूल का, और वो हमने क्या माना था, स्मॉल v। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो ये आपका वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल है वो 4b की इक्वल आ गया मैम। सो उसके बाद रुको यार, इधर क्लियर करके लिख रही हूँ मैं, ठीक है। सो एक्चुअल स्पेस लेफ्ट फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल, तो फिर एक्चुअल स्पेस कितना लेफ्ट रहेगा मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, अब कैपिटल B माइनस 4b, है ना। अब मैं इस 4b को मान रही हूँ कि वो एक मेरा इस v के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ v माइनस v, लिख सकती हूँ ना। अब मैं आपको बताइए, गैस आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, तो ये रियल गैस के लिए क्या बन जाएगी, PV माइनस B nRT, ठीक है, क्लियर है मैम। यही आपकी करेक्शन थी यहाँ पे। करेक्शन में आपने बता भी क्या किया, वॉल्यूम की करेक्शन हुई रियल गैस के लिए, है ना। वही आपने, जैसे आपके पास ये आइडियल गैस के लिए थी, तो जब रियल गैस के लिए बनाई तो वो वॉल्यूम चेंज हो गया, और यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम आ गया जो V माइनस V वाला है, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही आपका प्रेशर करेक्शन हो गई। प्रेशर करेक्शन, सो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता क्यों है गैस में, किस कारण से होता है। जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो ड्यू टू किसके कारण होता है, फोर्स, किस फोर्स के कारण होता है, जो कि होता है गैस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस इज़ ड्यू टू द फोर्स विद विच, प्रेशर ऑफ द गैस क्यों होता है, उस फोर्स के कारण होता है जिस फोर्स से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। प्रेशर ऑफ द गैस इज़ ड्यू टू द force with which molecules of a gas collide with the walls of the container. So as there are some intermolecular forces of attraction, तो अगर मतलब वो फोर्स प्रेशर है तो उनमें बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एग्जिस्ट बिटवीन दी मोलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। देयरफॉर मोलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द बोल्ट एक्सपीरियंस एट इनवर्ट पोल ड्यू टू अ स्टैंडिंग गैस मोलिक्यूल्स। अब बच्चे समझे नहीं, प्रेशर वाले में था क्या, वो हमारा पॉइंट क्या था, एज देयर आर सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वहाँ पे था कि इनग्लिजिबल है, और यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द गैस मोलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस एट लो प्रेशर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कंडीशन क्या होगी, रिवर्स होएगी। देयरफॉर अगर उनके बीच कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल के साथ वो एक इनवर्ट पुल एक्सपीरियंस करेंगे। किसके कारण इनवर्ट पुल एक्सपीरियंस करेंगे, जो उसके आसपास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है। ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद लेट अस कंसीडर एनी गैस मॉलिक्यूल ए। सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिया, एक गैस मॉलिक्यूल ए एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर, enclosed in a container in a center, ठीक है, सेंटर में इतना इसका वॉल्यूम है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ लगा रहा है फोर्स, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल फेसेस यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, ये मतलब यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो फेस करेगा, ठीक है, सभी डायरेक्शन से। उसके बाद आपने एक और मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया, बी मॉलिक्यूल, वो कहाँ पे है, वॉल के नियर है, ठीक है। तो जो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको कहाँ से लग रही है, अंदर से लग रही है, क्योंकि ये कहाँ है, पॉइंट पे है, बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स आर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, सेंटर पे है, ठीक है। तो अब देखो जो ये वाला मॉलिक्यूल है वो कम प्रेशर लगाएगा, कम प्रेशर क्यों लगाएगा, अब खुद सोचो, ये ऐसे ये आप मान लो यहाँ पे हो और एक बार आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से दौड़ के आ रहे हो तो आप यहाँ से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ना, अगर नज़दीक से दौड़ के आ रहे हो तो कम प्रेशर लगाओगे। वही सीन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का है, ये यहाँ से दौड़ के जाएगा वॉल की तरफ, चाहे इस साइड को जाए चाहे उस साइड को जाए, ये क्या करेगा, कम प्रेशर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा एज़ कम्पेयर टू इट, क्योंकि यहाँ तक जाएगा थोड़ा सा ही प्रेशर लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बोला है सो इट
collides the ball with a less pressure, ठीक है. To maintain the pressure we add some factor the ideal pressure. अब हमें प्रेशर तो मेंटेन करके रखना है, जो इतना प्रेशर इस कंटेनर में उतना ही इस कंटेनर में होना चाहिए. तो करेक्ट प्रेशर के लिए क्या किया गया है, करेक्ट प्रेशर कैसा आएगा, प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो करेक्ट प्रेशर आएगा वो आएगा कैपिटल P प्लस स्मॉल p, ठीक है. कैपिटल P है एक्चुअल प्रेशर और ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जो कि हम बाहर से लाएंगे. इट इज़ ऑब्जर्व डैट P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस. हमने देखा जो ये स्मॉल p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है. हमें एक और चीज़ पता है, जो रो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है वॉल्यूम के, पता है सभी को. अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट ला रही हूँ a, तो हमारे पास अब जो स्मॉल p है वो क्या बन गया, a बाय v स्क्वायर. तो हमारे पास जो करेक्ट प्रेशर है वो क्या बन गया, कैपिटल P प्लस a अपॉन में v स्क्वायर बन गया. प्रेशर का चेंज आ गया ना. अब बस यहाँ पे वो प्रेशर की वैल्यू पुट कर दो, फिर आपके पास रियल गैस के लिए एक प्रेशर की वो चेंज आ जाएगी. फिर जब आप ये दोनों इक्वेशंस को पुट करोगे, मतलब दो वैल्यूज आई ना आपके पास, एक मिनट, एक वैल्यू आपके पास अभी आई P प्लस a v स्क्वायर, और अभी पीछे आपने जब वॉल्यूम करेक्शन किया था तो वॉल्यूम के लिए आई थी v माइनस b, ठीक है. यहाँ पे मैं n ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं है स्पेसिफिकली कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. NRT ये आपके पास आ गई वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, ठीक है. क्लियर है मैम. एक बार रिवीजन कर लेते हैं मैम. अब सुनना क्या क्या हुआ था इसमें. वॉल्यूम करेक्शन से शुरू करेंगे, प्रेशर करेक्शन नहीं पढ़े, वॉल्यूम करेक्शन से शुरू कर लेते हैं. वॉल्यूम करेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल नहीं होता, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इट्स टोटल वॉल्यूम. फिर हमने कैपिटल V को मानना था वॉल्यूम ऑफ किसका आ रहा था यार, वॉल्यूम ऑफ गैस, और स्मॉल v को माना था वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है. अब हमने बोला था कि डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. हाँ, हमने बोला था कि दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं एक दूसरे से कोलाइड करने के लिए, जिनकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है, जिनकी रेडियस क्या है, r है. और वो एरिया जहाँ पे जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनके सेंटर्स क्या मूव नहीं कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को क्या कहा गया था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा गया था. अब तो इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकल गया था आपके पास, 4/3π2r3, है ना. और आपको जब आपने एक स्मॉल v का निकाला था वो आया था आपके पास, सॉरी अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, ठीक है. ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आया था. अब हर एक मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा, वो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, 2 से डिवाइड करके ये ऐसे 2/3 आ गया π2r3, ठीक है. अब यहाँ से जब आपने 2 बाहर दिया था, ये 4 बन गया था, अंदर क्या बचा था, 4/3πr3, और ये किसका बन गया था, आपके एक सिंगल मॉलिक्यूल का, जिसको 4 भी लिखा था और इसको v मान लिया था, इसको एज ए करेक्ट करके v माइनस b आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर दिया था. इतना क्लियर है. अब आ जाओ प्रेशर करेक्शन पे. क्या किया था, सबसे पहले तो हमने बोला था कि हाँ, जो इंटरमोलिक्यूलर जो प्रेशर है क्या, कैसे, है ना, प्रेशर है क्या चीज़, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज़ ए फोर्स, क्या थी वो, फोर्स. प्रेशर ऑफ द गैस इज़ ड्यू टू ए फोर्स ड्यू टू विच गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है. क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो और इसी कारण से क्या है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखी जाती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में. कब, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, ठीक है. तो
मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा वॉल पे, वो इनवर्ट प्रेशर फील करेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा था। उसके बाद हमने लेट किया था एक मॉलिक्यूल ए, ठीक है, जो कि एट द सेंटर है और उसके वो फेस कर रहा है इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और एक जो एक किया था बी, जो कि है नियर द बॉल, वो इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। और जो ये वाला मॉलिक्यूल है वो लेस प्रेशर लगाएगा, है ना, ये मैंने बता दिया था क्यों लेस प्रेशर लगाएगा। लेस प्रेशर लगाएगा फिर क्या होगा, फिर इसमें जो प्रेशर है उसको मेंटेन भी तो करके रखना है, तो करेक्शन होगी प्रेशर में। प्रेशर करेक्शन क्या आएगा, प्रेशर करेक्शन वो आएगा पी प्लस स्मॉल पी, ये एक्चुअल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। जो स्मॉल पी है वो हमें पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डेंसिटी ऑफ अ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो स्मॉल फिर और जो ये डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वी के वॉल्यूम के, तो स्मॉल पी किसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बी स्क्वायर के। साइन हटाएंगे तो ए अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, ए अपॉन वी स्क्वायर आ गया तो ये पी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू को पुट करके आपके पास वंडर वाला इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है मैम। क्रिटिकल फिनोमिना, ठीक है। अब क्रिटिकल फिनोमिनन के अंदर आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। तो इसमें 5 पॉइंट्स आएंगे। आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है रियल गैसेस की ऑन द बेसिस ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। तो उसमें आपको 5 रहेंगे, ए एट लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ये तीनों याद रखना तो सबसे ईजी है, ठीक है। पहले लो, फिर मॉडरेट से आ गया, फिर हाई वाला प्रेशर आ गया, ठीक है। पहले 3 फिर अगले 2 चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले आपको वंडर वाल इक्वेशन तो पता ही है, किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। तो ये है, ओ सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, पी प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर ऐसे ऐसे इज इक्वल टू आर टी। ये क्या है आपकी वंडर वाल इक्वेशन। अब बोला है लो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। अब देखो लो प्रेशर की बात की है, प्रेशर लो है ना। तो अगर प्रेशर लो है तो जो वॉल्यूम है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगा, है ना। एक चीज़ तो ज़्यादा होगी मेंटेन करने के लिए। अब इक्वेशन को तो हमें इसके इक्वल करना ही है, तो अगर प्रेशर लो हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम के सामने जो ये आपकी 2 टर्म्स हैं ए बी, वो उनको आप इजीली निगलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे आपके पास क्या बच जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो ये क्या फॉलो कर रही है, आइडियल गैस इक्वेशन को। तो लो प्रेशर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, मतलब कि एक्सट्रीमली आइडियल बिहेवियर शो करती है, ठीक है। ये था आपको लो प्रेशर पे। उसके बाद आ जाओ मॉडरेट प्रेशर पे। अब मॉडरेट प्रेशर पे क्या होएगा, ये लिखा नहीं है थोड़ा अच्छे से, ठीक है। मॉडरेट प्रेशर ना, अब मॉडरेट प्रेशर पे क्या होएगा, इक्वेशन पे आ जाते हैं वहीं पे। हाँ, जो मॉडरेट प्रेशर में वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना प्रेशर, अब थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा पर इतना नहीं करेगा। तो उसमें क्या होगा, ये टर्म तो रहेगी लेकिन इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू बी आर टी। तो ये आपके पास बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब ये थोड़ा मतलब आगे तक जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, जैसे इस वी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा पी वी प्लस ए स्क्वायर अपॉन में वी, एक वी के साथ एक वी कैंसिल हो गया, ठीक है, आर टी, है ना। अब जैसे ये पी वी यहीं रहने दो, आर टी वहाँ ले जाओ, आर टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन में वी, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी वी माइनस ए स्क्वायर अपॉन में वी। अब इसको मैं अगर उल्टा करूँ, उल्टा तो मैं क्या ही करूँगी इसको ना, अच्छा रुको, इधर तक आए थे, यहाँ से पी वी रखा, यहाँ पे आर टी, देन आर टी यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए स्क्वायर आर टी वी। इसको इस साइड ले जाओगे, पी वी अपॉन में आर टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर वी आर टी, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, ए बी आर टी। अब ये 1 से कम है, जेड 1 से कम है, खुद पता लग रहा है तुम्हें, क्योंकि 1 से चीज़ें माइनस हो रही हैं, ठीक है।
तो ये इस मॉडरेट कंडीशन पे क्या बता सकते हो कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। वो तो चीज़ क्लियर ही है तुम लोगों को, वो अगर वो दोनों साथ में थे तो वो चीज़ क्लियर हो रही थी। एंड तो जेड क्या करेगा, जेड भी इंक्रीज़ करेगा एज प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, अब पहले आपका लो प्रेशर था तो दोनों टर्म्स हटा दी, मॉडरेट प्रेशर आया तो एक रखी, एक हटा दी। अब कौन सा प्रेशर आ गया है, हाई प्रेशर। अब आ गया हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो जो आपका स्मॉल वी है उसको तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ए अपॉन वी स्क्वायर को आप निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पी वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। इसको लिख सकते हो ऐसे, है ना। अब वैसे ही सेम इसको आगे तक सोल्व कर दो, ये आर टी है, ठीक है, प्लस पी वी। अब यहाँ से आर टी कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे जेड बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस पी वी अपॉन में आर टी। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, जेड बड़ा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये क्या, इसमें भी जेड इंक्रीज़ करेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करने के साथ जेड हमेशा इंक्रीज़ करता है जैसे प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये तीन चीज़ें क्लियर होगी, क्लियर होगी। अब चौथा क्या है, चौथा आ जाओ हाई टेम्परेचर पे। चौथा है हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर क्या है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये ऐसा कम से आपको ना, जैसे लो प्रेशर की बात हुई थी और हाई टेम्परेचर की बात हुई थी, तो हमेशा याद रखना लो प्रेशर पे भी वो आइडियल गैस को फॉलो करता है और हाई टेम्परेचर भी करता है। इसमें भी टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम घट जाएगा और फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों टर्म्स को निगलेक्ट कर दोगे, इस वे से होता है। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम भी लार्ज होएगा तभी वो निगलेक्ट कर पाओगे। ये टर्म तो आपको ईजी याद रखना बहुत आसान है। लास्ट वन इज एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप हाइड्रोजन और हीलियम का एक्सेप्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉरी, हाइड्रोजन और हीलियम का एक्सेप्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आपने ये ग्राफ देखा होगा तब आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम की लाइंस थी वो इस वे से ऊपर को स्ट्रेट जा रही थी एज़ कम्पेयर टू द अदर गैसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड, वो इंक्रीज़ करता है प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ। ये बिहेवियर किसके लिए शो हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ठीक है, जो ये दोनों गैसेस हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इनका मासेस क्या होता है, बहुत कम होता है, आपको पता ही है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इनग्लिजिबल हो जाते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का देखो मास ही थोड़ा सा है, तो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होना ही क्यों चाहेंगे, वो पहले से ही तो इतने पास है, वो कितना ही पास आना चाहेंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उस कारण से मुझे हिचकियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, और मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, आप ये वीडियो मुझे कंप्लीट करनी ही है, इसलिए मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया कि दोनों का मासेस कम है तो रिजल्ट में क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स निग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स निग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे, तो उनके बीच में जो ए बी स्क्वायर प्रेशर है, ए अपॉन बी स्क्वायर टर्म है, इसको आप निग्लिजिबल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पर लिख रही हूँ मैं, पी बी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। ये समझ में आ गई ना कैसी आई, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ। फिर वैसे ही पी वी आर टी 1 प्लस पी वी अपॉन में आर टी, ये आपका जेड हो गया, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन में आर टी। ठीक है, अब जो z है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि 1 यहाँ पे 1 के साथ कुछ टर्म ऐड हो रही है, तो जो z के साथ p का प्रेशर का ग्राफ बनेगा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, वो एक अलग कर्व शो करेगा। अलग कर्व मतलब जो आइडियल गैस की कर्व है उससे ऊपर ही वो कर्व हमेशा शो करेगा। ठीक है,
और वो प्रेशर के साथ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। वो मैं आपको ग्राफ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वो ग्राफ, और ये आइडियल, ठीक है, ऐसे ये है आइडियल गैस की लाइन, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा इस ऊपर ही ट्रेंड शो करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव रेडिएशन शो करते हैं, और वो उनका जो जेड के साथ ग्राफ होता है वो प्रेशर के साथ हमेशा ऊपर को इंक्रीज़ ही करता है, ठीक है। क्लियर है। हैंस हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज फॉर पॉजिटिव रेडिएशन विच इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत होगी तो बताना कमेंट में, मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ वंडर वाल इक्वेशन, लिमिटेशंस, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है वंडर वाल? हाँ, हमें पता है कि वंडर वाल इक्वेशन ने इम्प्रूव किया आइडियल गैस लॉ को, लेकिन वो उतनी ज़्यादा परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाया है रियल गैस को। हर एक कंडीशन के अंदर वो रियल गैस को नहीं वो कर पाया, डिस्क्राइब कर पाया वंडर वाल। और जो उसके कॉन्स्टेंट्स हैं ए एंड बी, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसको भी एक्चुअली, बट एक्चुअली वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर वो कांस्टेंट टर्म्स थी वो तो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी, वो चेंज क्यों हो रही है ना, ठीक है। ये उसकी लिमिटेशंस थी। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अभी हम कुछ क्रिटिकल फिनोमेना देखने वाले हैं, उसमें से हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। क्रिटिकल टेम्परेचर को आप डिनोट करते हो TC के साथ, TC, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस may be defined as a temperature above which it can be liquefied. It can't be liquefied. However, high pressure may be applied to it. अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस क्या नहीं हो सकती, लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे आप कितना मर्जी प्रेशर उसके ऊपर लगाते रहो, ठीक है। आगे क्रिटिकल फिनोमिना, सॉरी क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच इज सफिशिएंट टू लिक्विफाई द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये मिनिमम प्रेशर होता है जिसको लगाते हैं कि आपकी गैस क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, ठीक है, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम प्रेशर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू लिक्विफाई द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। वो वॉल्यूम जो कि गैस ऑक्यूपाई कर रही है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रही है, कहाँ पे? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, ठीक है। और इसको PC से डिनोट करते हैं, इसको VC से डिनोट करते हैं, और ये आपके क्या हैं, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ गैस। टेम्परेचर, वो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट वो टेम्परेचर है, क्रिटिकल कांस्टेंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे आप कितना मर्जी प्रेशर लगाते रहो। क्रिटिकल प्रेशर वो टर्म है जहाँ वो मिनिमम प्रेशर है जहाँ पे जो कि सफिशेंट होता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो वॉल्यूम है, क्रिटिकल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करती है एट क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इनके लिए कुछ मतलब डिटर्मिनेशन, मतलब इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, TC की, PC की और BC की, ठीक है। इनके लिए एक छोटी सी डेरिवेशंस हैं, वो देख लेते हैं। TC T1 + T2 मीन ले लिया, PC भी वैसे ही मीन है, आपके टॉप सिलेबस में नहीं है ये, इसलिए मैं भी आपको नहीं करवा रही, ठीक है। वॉल्यूम का करवा देती हूँ, वो मतलब ऐसा थोड़ा बहुत दिया गया है आपकी बुक में, ठीक है। अब ये यहाँ से डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर। कुछ ना कुछ मैंने बना ही दिया है, पता नहीं मैंने क्या बनाया है, मैं आपको बता दूँ क्या क्या यहाँ पे। ये T है, ठीक है, ये DB है, ये DL है, ये DM है, ये DC है, ठीक है। और ये डेंसिटी के लिए शो कर रहा है, जैसे ये वाली एक्सिस डेंसिटी के लिए, ये वाली एक्सिस टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन लिक्विड एंड वेपर फेज इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। ये डेंसिटी है वेपर फेज में और ये डेंसिटी है लिक्विड फेज में। अब मीन ऑफ डेंसिटीज इन लिक्विड एंड वेपर फेज
जब मीन लोगे तो आ जाएगा DL प्लस DV अपॉन में 2, ठीक है। ये मेन लिया है डेंसिटीज़ का, जब डेंसिटी लिक्विड फेस में और पेपर फेस में। द वैल्यू ऑफ मीन डेंसिटीज लाइन और स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर डायमीटर। इसको क्या कहा गया है? रेक्टिलिनियर डायमीटर। द वैल्यू ऑफ मीन डेंसिटी लाइंस ऑन स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर डायमीटर, ठीक है क्या। अब द पॉइंट एट विच द लाइन टचेज द डेंसिटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी। ये आपकी क्रिटिकल डेंसिटी है, ठीक है। क्रिटिकल डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, DC अपॉन में MVC। और अभी आपको वॉल्यूम ही निकालना है तो आ जाएगा VC अपॉन में MDC। ये आपके पास वॉल्यूम का रिलेशन होता है, ठीक है। रेक्टिलिनियर पॉइंट पता लग गया। द वैल्यूज ऑफ मीन डेंसिटी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन एंड द पॉइंट एट विच द लाइन टचेज द डेंसिटी ग्राफ, वो क्रिटिकल डेंसिटी, ठीक है। क्लियर है। सो गाइस, अभी थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट आ चुका है। वैसे तो आज तक ये केमिस्ट्री पेपर में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन अगर तुम लोगों की किस्मत ख़राब हुई तो पूछा भी जा सकता है। और जो मेनली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये पार्ट तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है, पता नहीं क्यों। बट सच कहूँ, तुम लोग यहाँ बैठे हो ना, तुम लोगों को ये पार्ट सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें यार कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार समझ आ गया तो बस ईजिली हो जाता है। सो टॉपिक का नाम है आइसोथर्म्स ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। तो इसमें ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा आपको कि आइसोथर्म ऑफ वंडर वाल इक्वेशन निकालो, इसमें कुछ रिलेशंस आएंगे, ठीक है। तो वो रिलेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये रिलेशन बताओ, ये रिलेशन बताओ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा रिलेशन आ रहा है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। एक साथ नहीं बताएंगे क्योंकि उस कारण से कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो अब वंडर वाल इक्वेशन की बात की है यहाँ पे, तुम लोगों ने टॉपिक में ही सुन लिया। तो वंडर वाल इक्वेशन होती क्या है? P + AB²। शायद ये वीडियो थोड़ी स्लो हो जाए यहाँ पे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये एक एक चीज़ आपको लिख के बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये वंडर वाल इक्वेशन है, आपको पता है, मुझे भी पता है ना। अब इसका ये देखो, जो ये वाली टर्म है, अब इसको ये मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर दो। P पहले P भी आ जाएगा, P को इसके साथ करोगे P भी आ जाएगा, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। क्लियर है? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स था, कर दो फिर, ठीक है। इतना आ गया आप लोगों का? आ गया तो आगे चलो फिर। अब ले लो एलसीएम। देखो, इसके सबसे बड़े नीचे डेनोमिनेटर में टर्म क्या है? इसके पास 1 है, इसके पास v है, इसके पास 1 है, इसके पास b² है। v² सबसे बड़ी टर्म है डेनोमिनेटर में, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे v²। अगर अब मुझे यहाँ पे v² चाहिए, यहाँ पे है नहीं, तो ये pv³ बन जाएगा। इसके नीचे एक v है तो ऊपर सिर्फ एक ही b जाएगा। इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये b² चला जाएगा, और इसके पास v² है तो ये डायरेक्ट -ab आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू RT। अब ये v² इस RT के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा? pv³ प्लस ab माइनस pb² माइनस ab इज इक्वल टू RTv²। इतना क्लियर है? अब इस RTv² को इस साइड ले आओ तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, ला सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? अब देखो, आप क्या करो कि P से ना इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब जब मैं P से इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, क्लियर है। अब जो ये इक्वेशन आई है आप लोगों के पास, ये वाली, ठीक है। अभी मुझे ऐसे देखने में सुंदर नहीं लग रही, अब इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, अरेंज कर देते हैं प्रॉपरली। अब अरेंज कैसे करेंगे? अब देखो, हर एक के पास क्या चीज़ कॉमन है? v कॉमन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो v की पावर है, जैसे यहाँ पे v³ है, v² है, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देंगे। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला, सबसे पहले v³ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले v³ आ जाएगा, देन v² की 2 पावर्स हैं, तो यहाँ से हम v² कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस v प्लस RTP, यहाँ पे v² बाहर। अब बची हुई टर्म क्या आ जाएगी? प्लस ABP
एंड माइनस ए बी पी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा मैम, ठीक है, क्लियर है मैम। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ V एट ए डिफरेंट प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक ग्राफ आएगा, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपकी वाई एक्सिस है वो प्रेशर को डिनोट कर रही है और एक्स एक्सिस वॉल्यूम को। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो थ्योरेटिकल आइसोथर्म्स हैं CO2 की अकॉर्डिंग टू वंडर वाली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपको नीचे रेड रेड डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये वाली, रुको रेड से बनाती हूँ, ये वाली जो रेड रेड डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये आई थी एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और जो ये कर्व्स आ रही हैं ये आई हैं थ्योरेटिकल आइसोथर्म्स हैं ये CO2 की। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है AC, ठीक है, वो किससे रिप्लेस होगी है, कर्व से, ABC कर्व से रिप्लेस कर दी गई है। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, द कर्व पोर्शन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो ये कर्व का पोर्शन है ये घटता जा रहा है, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर और ही कम हो गया, ठीक है, जब तक वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुँच रहा है, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर होगा ना। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि अब कहा गया है ऐसे थ्योरी जो आप लिखना चाहोगे कि जो ये आपकी इक्वेशन है V की, है ना, क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी P एंड T की हैज़ 3 रूट्स ऑफ V, उसके क्या होंगे, 3 रूट्स होंगे। मतलब कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो रियल होती है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक रियल हो और बाकी 2 इमेजिनरी हों, ठीक है। बट देखा ये क्या है कि बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ V आर रियल, ठीक है। सो एज मतलब आप बोल सकते हैं ऐसे 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे, तो उससे नीचे जो वैल्यूज़ होंगी V की वो बोल सकते हैं जैसे एक A है, दूसरी B है, तीसरी C है, ठीक है, मतलब वो रियल है, नॉट इमेजिनरी। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं हम। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द 3 रूट्स ऑफ वंडर वाल इक्वेशन आर इक्वल एंड दिस वैल्यू ऑफ V रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हम लिख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VC। तो अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो V माइनस VC इज इक्वल टू 0। अब तुम लोगों ने देखा ये क्यूब में था, इसको भी क्यूब में कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दोगे, 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इस पे लगा दो A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर पता सभी को, A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है। B स्क्वायर के साथ हमेशा क्या आता है, प्लस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब मैं इस पे लगा देती हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपके वो फॉर्मूला लगाने के बाद। अब जो अभी आप देखो जो कि आपकी पहले शुरू में इक्वेशन आई थी उसमें क्या होगा कि जो वंडर वाली इक्वेशन क्या है वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर में वैल्यूज़ आएंगी, मतलब कि जो ये इक्वेशन आई थी, ठीक है, इसमें बस इतना चेंज करना है, जो T है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ और जो V है जो P है उसको क्रिटिकल प्रेशर के साथ चेंज कर देना है। मतलब जहाँ पे T है वो TC हो जाएगा, जहाँ पे P है वो PC हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 2 मस्ट बी आइडेंटिकल विद वंडर वाल इक्वेशन 1 एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक तो ये वाली और एक जो अभी आपने C की वैल्यू में चेंज की ये वाली। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हो, कंपेयर कर दो, ये V क्यूब तो V क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या है, और तो आपके सभी कंपेयर होंगे, ठीक है। अब जो ये V स्क्वायर वाली टर्म है, ये जो V स्क्वायर वाली टर्म है वो इससे साथ कंपेयर होगी, ये वाली इससे साथ, ये वाली इससे साथ, तो लिख दो इक्वल टू में करके लिख दो। अब जो आपके पास ये 3 इक्वेशंस आई हैं इनसे आप क्या क्या टर्म वैल्यूज़ निकाल सकते हो, VC की निकाल सकते हो, PC की निकाल सकते हो और TC की निकाल सकते हो। अब निकालोगे कैसे, अब देखो इक्वेशन, इसको नाम दे दिया 4th, इसको नाम दे दिया 5th एंड इसको नाम दे दिया 6th, ठीक है। अब देखो जो 6th और 5th और 6th इक्वेशन उनमें दोनों में ही BC भी है और PC भी है ना।
तो अब मैं इन दोनों को कर दूंगी डिवाइड, 5th और 6th को मैं कर दूंगी डिवाइड। मैं यहीं पे कर दूंगी, आप अलग से करना, ठीक है। ये मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया। अब देखो BC क्यूब है, BC स्क्वायर है, इनके साथ ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे A के साथ A कैंसिल, PC के साथ PC कैंसिल, ठीक है। अब B था नीचे, ये नीचे ही रहेगा, ये बचा 3BC अपॉन में 1/b, देन BC इज इक्वल टू 3B। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब ये क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आप कहाँ पुट करो, चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्रिटिकल प्रेशर की। मैं इक्वेशन 5th में पुट कर रही हूँ, वहाँ पे इजी है थोड़ा पुट करना। तो वो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3B का स्क्वायर होना था, वो बन जाएगा 3 3 9, 9B स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन में PC, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे कर रही हूँ। अब ये 3 9 27, B स्क्वायर इज इक्वल टू A ऑफ PC, ठीक है। ये PC है, अब PC इस साइड को आ जाएगा, ये नीचे को आ जाएंगे, ठीक है। यहीं पे कर रही हूँ, तो ये क्या लिखा जाएगा, PC इज इक्वल टू A 27B स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, PC की। अब PC की भी आ गई, BC की भी आ गई, अब किसकी आ जाएगी, TC की, क्योंकि आपको ये PC और BC की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 4th में, ठीक है। यहीं पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 4th है आपके पास। ये सारा क्लियर कर रही हूँ, सिर्फ ये दो BC की वैल्यू तो याद रही जाएगी 3VM, ठीक है। अब यहाँ पे BC की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, 3B, 3 3 9, 9B आ जाएगा, B एज इट इज़ प्लस RTC एज इट इज़, TC एज इट इज़। यहाँ पे आएगी PC की वैल्यू, PC की वैल्यू क्या थी, A अपॉन में 27B स्क्वायर, A अपॉन में 27B स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे वाला क्लियर कर देती हूँ, ये कर दी पुट। अब देखो, हाँ अब ये यहाँ यार, ये A अपॉन में 27B स्क्वायर, A तो यही रहेगा, लेकिन ये 27 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9B प्लस B प्लस RT इंटू में 27B स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है। और ये A भी इधर आ जाएगा, ये भी 9AB बन जाएगा, ये भी AB बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 27 RTCB स्क्वायर, ठीक है। अब ये AB उधर गया, 8AB रहेगा, और इधर क्या बचा, 27B स्क्वायर इंटू RTC, TC चाहिए, बाकी सारा उधर ले जाओ। तो TC की क्या वैल्यू आ जाएगी, 8AB 27B स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। 27A, अभी ये देखो इस V के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, 8A अपॉन में 27RB, ये आपका TC का लास्ट एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आ गया, 7 8 9 इक्वेशंस आपकी आ गई, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवल कांस्टेंट्स, ठीक है। थर्ड कांस्टेंट्स A एंड B, द क्रिटिकल कांस्टेंट कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर आपको A और B की वैल्यू पता है तो आप क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है मैम। अभी सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट ईयर की एक बात बताने वाली तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम लोगों के साथ भी ये चीज़ होने वाली है। सो लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ाया, फिर उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम हो गए। एग्ज़ाम के बाद एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ आता है, बोलता है मैम मुझे ये 3 क्वेश्चंस आए थे और आपने ये करवाया ही नहीं था। मैं भी होती हूँ, क्या 3 क्वेश्चंस आए थे, एक था ये, एक था ये, और एक था ये, मतलब कि इनके बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है। उसको कहा गया था कि इन तीनों में से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं आपने, वो एक भी अटैम्प्ट नहीं करके आया था। मुझे बोलता कि मैम आपने करवाया नहीं था, एक फिर बोलता मैम चलो आपने इसलिए नहीं करवाया कि ये सिलेबस में नहीं था। हाँ, उसके मतलब बुक में ये रिलेशंस नहीं मेंशन थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा 0% दिमाग लगा के चला जाए। यार अब मुझे बोला है PC और BC में रिलेशन निकालो, चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, PC और BC में रिलेशन निकालो। अभी हमने पढ़ा कि जो BC है
BC का मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लू। जो BC है वो 3B के इक्वल है। अब मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकती हूँ। B की वैल्यू आ जाएगी BC/3 आ गई। और हमें PC का रिलेशन तो पता ही है, PC का है A/27 B²। अब यहाँ पे B की वैल्यू पुट करूँगी जब A/27 B²/9, 9 1 9, 9 3 27, इट बिकम्स PC = A/3BC का स्क्वायर। यही रिलेशन था AC और BC में। अब मुझे बताओ इसमें डिफरेंस क्या था। यहाँ से बस A की वैल्यू निकाल दो, A की वैल्यू निकाल के लिख सकते हो तुम लोग A = 3PC BC का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं था, ये रिलेशन था। अब ये उसने दिमाग नहीं लगाया तो इसमें मेरी गलती है? नहीं, बताओ गाइस, है ना। अब वैसे ही PC और BC TC का रिलेशन है। पहले निकालो PC BC एंड TC का तीनों का रिलेशन, ठीक है। अब TC का फॉर्मूला पता है, जो भी TC का रिलेशन निकाला था 8A/27RB। अब यहाँ पे तुम A और V की दोनों की वैल्यू पुट कर दो, कांस्टेंट हटा दो ना। A अभी निकाल के दिखाया मैंने, 3PC BC का स्क्वायर, और 27R × BC/3, ठीक है। 3 1 3, 3 9 27, एक BC साथ, एक BC के साथ ये BC कैंसिल, ये क्या बचा TC = 24 PC BC/9R, ठीक है। कुछ है गड़बड़? अभी ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 8, ठीक है। 8 PC BC/3R, ये रिलेशन आ गया। अब इससे अब इसको थोड़ा सुंदर बना के लिख दो, PC BC एक साइड रख दो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। अब इसमें भी क्या ही करवाना था मुझे, बताओ तुम लोग खुद बताओ। अब लास्ट रिलेशन है PC और TC का, इसमें कुछ नहीं करना। अभी आपने A3PC BC नहीं, किसका निकालना है, PC TC। अब कोई भी एक रिलेशन उठा लो, चाहे TC का उठा लो चाहे PC का उठा लो। मैं उठा रही हूँ TC वाला। पता है आपको रिलेशन 8A/27RB, है ना। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज पुट करनी है। अब मैं अगर यहाँ पे A की जो मेरे पास वैल्यू आई थी PC × ठीक है, ये रिलेशन आया, और हमें हमारे पास A की क्या वैल्यू आई थी शुरू में, 3PC BC², जब हमने PC और BC का रिलेशन निकाला था, ये तो याद ही है। अब यहाँ पे मैं BC की वैल्यू पुट कर रही हूँ। BC की क्या वैल्यू थी हमारे पास, यस B/3B वैल्यू थी, 3B का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकती हूँ मैं 9 9 27 PC B², ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब ये मैं वैल्यू वहाँ पुट कर सकती हूँ जो अभी मैंने TC निकाला, ठीक है। ये जो TC आया 8 27 PC B²/27RB, 27 के 27 कैंसिल, B के साथ B कैंसिल, क्या बचा TC = 8 PC/R। सॉरी, B भी था इसके साथ, यहाँ था B ना। अब मैं इसको लिख सकती हूँ B = R TC/8 PC, ये रिलेशन था। अब इसमें कुछ है डिफ़िकल्ट, से आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। V की वैल्यू पुट कर दो, वो आपकी चॉइस है। बस ऐसे लास्ट तक रिलेशन निकालने होते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफ़िकल्ट था जो उस बच्चे ने छोड़ दिया। अब तुम लोगों को बता भी दिया, अब तुम लोग मत छोड़ के आना। अगर और कोई रिलेशन पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड, ऐसे कई बार होता है, पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा मत किया करो छोड़ के आ जाएगा, और थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहली है लोअरिंग द टेम्परेचर, वेट यार, टेम्परेचर कम हो या फिर प्रेशर हाई हो, ठीक है। ये दो
कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, है ना, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ टेम्परेचर की, ठीक है। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो जो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं ना पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, एक क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो गैसेज हैं वो कन्वर्ट होती हैं लिक्विड में, ठीक है। टेम्परेचर का समझ में आ गया मैम। अब आ जाओ फिर प्रेशर पे। प्रेशर में क्या होता है, अब देखो किसी का प्रेशर बढ़ाओगे, मान लो ये लिक्विड है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है ना, अब मैं इनके ऊपर प्रेशर लगा रही हूँ तो वो लेवल भी तो कम होएगा, वो यहाँ तक लेवल आ जाएगा ना प्रेशर लगाने पर। किसी पिस्टन से किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रही हूँ, है ना, तो वो अब आप कोई ऐसे पेपर ले लो, अगर आपका पेपर का कोई बॉक्स है, उस पर आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो पिचक जाएगा ना, उसी वजह से, ठीक है। गैसेस पे जब प्रेशर लगाते हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए किसी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए दो कंडीशन ज़रूरी हैं, एक टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। क्लियर है मैम, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं गैस को लिक्विफाई करने के लिए। नंबर 1 फेरेडेज मेथड, नंबर 2 लिंडेज मेथड एंड नंबर 3 द क्लोड्स मेथड, ठीक है। सो सबसे पहले करने वाले हैं फेरेडेज मेथड, ठीक है। फेरेडेज एक अर्लियर अटेम्प्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का, ठीक है। फेरेडे एबल था कि वो बहुत सारी गैसेस को एक साथ लिक्विफाई कर सकता था। कौन से मेथड से, मेथड ऑफ कूलिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। वो बहुत सारी गैसेस को एक साथ लिक्विफाई कर सकता था बाय मेथड ऑफ कूलिंग, ठीक है। देन जो कूलिंग था वो कैसे होती थी, कूलिंग होती थी बाय यूजिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। कूलिंग होती थी बाय यूजिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, जो आपको यहाँ पे कंटेनर में दिख रहा है ना, ये होता था फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। इन 1823 फेरेडे ने 1823 में बी शेप ट्यूब को, ये है आपकी वी शेप ट्यूब, ठीक है, को वी शेप ट्यूब का यूज़ किया था, उसको सील किया था दोनों एंड्स को, ठीक है। उसके दोनों एंड्स देख लो प्रॉपरली सील्ड है, यहाँ से भी, ठीक है, सील्ड किया था। और एक एंड पे क्या होती थी, गैस बनती थी और दूसरे एंड पे गैस को लिक्विफाइड में कन्वर्ट करते थे बाय यूजिंग फ्रीजिंग मिक्सचर। देखो इस एंड पे गैस बन रही है, इस एंड पे वो लिक्विफाई हो रही है बाय यूजिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो गैसेस थी जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड कुड भी ईजिली कन्वर्ट हो जाती थी लिक्विड में बाय यूजिंग फ्रीजिंग मिक्सचर। लेकिन जैसे कि गैसेस थी आपकी N2O2, हीलियम, हाइड्रोजन, ये ईजिली कन्वर्ट नहीं होती थी। तो इन गैसेस को नाम दे दिया गया था परमानेंट गैसेस। क्या नाम दे दिया गया था, परमानेंट गैसेस। अब सवाल आता था कि होती क्यों नहीं थी। अच्छा तुम लोग मुझे बता सकते हो ये क्यों ईजिली लिक्विफाई नहीं होती थी। ये तुम लोगों ने हाइड्रोजन और हीलियम का तो ये पहले पढ़ रखा है, एक्सेप्शनल केस, ठीक है, पढ़ रखा है ना, बस वही यहाँ पे यूज़र है। उस टाइम पे ना जब ये फेरेडे का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस टाइम पे वो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली टर्म्स कुछ नोन नहीं थी। लेकिन जब एंड्रो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे पता लगा कि जो गैसेज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर हैं, जो गैसेस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करते रहो, ठीक है। एंड्रो के एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ कही थी, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन तो पढ़ी ही थी, वही डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो जो गैसेस थी H2, N2O2, हीलियम, वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर नहीं हो सकती थी लिक्विफाई। तो इन गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए उनको पहले कूल किया जाता था उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम लेवल पे, और फिर उनको कंप्रेस्ड किया जाता था अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न मेथड्स आर लिक्विफिकेशन के, जिसमें जो कूलिंग ऑफ द गैस है, ठीक है, ये जो कूलिंग वाला मेथड है इसको सिर्फ उन्हीं गैसेस के लिए बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर होती थी जो
उन्हीं गैसेस के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब सवाल ये भी उठता था कई बार कि हम लो टेम्परेचर कैसे अटेन करें, ठीक है, ये सवाल भी उठता था। इसके लिए 2 पॉइंट्स आए थे, ठीक है। एक तो था कि लिंडेज मेथड। लिंडेज मेथड जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वो जोल्स थॉमसन इफेक्ट पे डिपेंड करता है, और वो क्यों कोस होता है, वो यूज़ किस लिए होता है, कूलिंग कोज करने के लिए, ठीक है। और जो ये क्लोडर्स मेथड, इसके आगे क्लोड्स मेथड आएगा, वो भी बेस्ड है कूलिंग। किस पे क्यों बेस्ड, कूलिंग पे क्यों बेस्ड होता है, क्योंकि जो वो वर्क करता था, वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वो काम करता था, ठीक है। जब आप आगे इन 2 मेथड्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये 2 पॉइंट्स भी इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया इसमें हुआ क्या क्या, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये फैराडेज मेथड है, ठीक है। इसमें फैराडे ने फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज़ किया था। इसके पास एक वी शेप ट्यूब थी जो कि दोनों तरफ से सील्ड थी। एक तरफ की गैस बनती थी, एक तरफ पे लिक्विफाइड होती थी बाय यूजिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। ये लिक्विफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ करता था, मेथड ऑफ कूलिंग, ठीक है। लेकिन जो गैसेस थी हाइड्रोजन हीलियम, वो एक लिक्विफाई नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाली टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब एंड्रयू आया था तो उसने ये क्रिटिकल टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे क्लियर हो गया था कि कोई भी गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर से कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती, ठीक है, चाहे आप उस पर कितना मर्जी प्रेशर लगाते रहो, ठीक है। तो उन गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए उनको कूल किया जाता था पहले उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर था उससे कम बिलो कूल किया जाता था, ठीक है। और टेम्परेचर को लो करने के लिए भी कुछ मेथड्स होने चाहिए। वो थे, एक था लिंडेज मेथड जो कि बेस्ड है जूल्स थॉमसन इफेक्ट पे, जो कि कोज करता था कूलिंग, ठीक है। और था क्लोड्स मेथड, वो भी बेस्ड था कूलिंग पे, क्योंकि जो वो काम करता था गैस के लिए, गैस पे, वो क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, ठीक है। क्लियर है फैराडेज मेथड। चलें आगे। तो नेक्स्ट है लिंडेज मेथड। लिंडेज मेथड में जो इसका प्रिंसिपल है वो है जूल्स थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि जो कूलिंग होती है वो कोज होती है बाय जूल्स थॉमसन इफेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जूल्स थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है कि व्हेन गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया थ्रू अ फाइन होल, इट शोज कूलिंग इफेक्ट। जब ना गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबैटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर area to low pressure area through a fine hole, it shows a cooling effect, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब गैस कूल होती क्यों है इसमें, जब गैस एक्सपेंड होती है ना लो प्रेशर के हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस आ गया काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो उसके ठीक है, वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। अब उन पे वर्क होता है, मॉलिक्यूल्स पे कुछ वर्क डन होता है, ताकि वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क होता है, क्योंकि पहले तो उस पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है। अब उस पर वर्क हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर रही है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करिए, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा, इसलिए जो वो है कूलिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा था। देखो सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल है जूल्स थॉमसन इफेक्ट। अब जूल्स थॉमसन इफेक्ट कहता क्या है कि जब गैसेस एक्सपेंड करती हैं एडियाबैटिकली फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया फ्रॉम अ फाइन होल, इट शोज कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग होती क्यों है, देखो जब गैसेस एक्सपेंड करेंगी लोअर एरिया की तरफ तो उनके मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो दूर जाना चाहेंगे तो वो उसका वर्क डन होगा अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जब वहाँ पे कुछ वर्क डन होता है तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज़ करती है। अब काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो वो टेम्परेचर इस कारण से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। क्लियर है। ये ऑब्जर्व किया गया कि जो गैसेज हैं वो कूलिंग दिखाती हैं ड्यूरिंग द जोन्स थॉमसन इफेक्ट एक्सपेंशन ओनली इफ़ दे बिलो अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये तभी दिखाएंगी कूलिंग इस इफेक्ट के दौरान जब वो अपने पार्टिकुलर टेम्परेचर से कम होंगी। कौन सा टेम्परेचर है वो, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। सभी गैसेज एक्सपेंशन दिखाती हैं, वाइल हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो राइजिंग टेम्परेचर दिखाती है। फिर आगे अपना हाइड्रोजन और हीलियम ये क्या दिखाती है, राइजिंग टेम्परेचर। अब ऐसे क्यों करती हैं, अभी हमने इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ा। जो इनका इन्वर्जन टेम्परेचर होता है,
इनके पास क्या है, फेयरली लो इन्वर्जन टेम्परेचर है, और इनका इन्वर्जन टेम्परेचर आई थिंक 80 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ देखिए कि जब हम इन गैसेस को पहले ही कूल कर दें इनकी जो रिस्पेक्टिव इन्वर्टेड टेम्परेचर से बिलो रिस्पेक्टिव इन्वर्जन टेम्परेचर, तो ये गैसेस भी क्या शो करेंगी, कूलिंग शो करेंगी, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपकी लिंडेज मेथड की डायग्राम। तो इसमें क्या है कि जो एयर है वो सबसे पहले यहाँ से पास हो रही है और कहाँ जा रही है, कंप्रेशर की ओर जा रही है, जो कि बी नाम से है, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट प्रोड्यूस होगी जो कि रिमूव्ड होएगी बाय पासिंग द गैस थ्रू वाटर कूल्ड कोयल्स, दैट इज सी, ठीक है। अब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होएगी, पर लेकिन जब यहाँ से कंप्रेस्ड गैस जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी, ठीक है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर कंडेंसर्स में एंड इज़ रिमूव्ड, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। दिस ड्राइड एयर इज़ पास्ड थ्रू कॉपर स्पायरल्स, तो जो ये ड्राई एयर होगी वो कॉपर स्पायर से पास होगी इधर से, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो वाटर वेपर है प्रेजेंट है एयर कंडेंस में एंड इज़ रिमूव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो ड्राई एयर है वो पास होगी कॉपर स्पायर से एंड इज़ अलाउड टू एक्सपेंड सडनली थ्रू जेट जे, फिर जैसे ही वो जेट जे से निकलेगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। द प्रेशर ऑफ द गैस फॉल्स टू अबाउट 50 एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर वो 50 एटमॉस्फेयर तक चल जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कूल्ड एयर है वो राइज करेगी अप इन द चैम्बर डी, ठीक है, वो कहाँ को जाएगी, इन द चैम्बर डी, मतलब इसमें फैल जाएगी। द सम वट कूलर गैस इज अगेन सेंड टू कंप्रेशर सी एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, फिर वहाँ यहाँ से दोबारा कंप्रेशर में जाएगी और ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होएगी, ठीक है। बहुत द टेम्परेचर इज़ लो इनफ सो डैट द गैसेस का, ये बार बार रिपीट होएगी जब तक कि जो गैस है वो लिक्विड ना बन जाए। द लिक्विड कैन बी रिमूव फ्रॉम द टैप एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर, जो लिक्विड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो सबसे पहले गैस यहाँ से जाएगी, कंप्रेशर से होएगी, कंप्रेशर में जो गैस जब कंप्रेस होती है तो वो एक हीट प्रोड्यूस करेगी, वो हीट जब यहाँ पे जाओगे ना तो वो हीट यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, फिर उसके बाद गैस यहाँ से जाएगी तो जो वाटर वेपर्स रह गए हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ड्राई एयर यहाँ से जाएगी, ड्राई एयर जब यहाँ से जाएगी, ठीक है, तो वो अलो करेगी गैस को, जब वो जेट जे से पास करेगी ना तो एकदम से गैस एक्सपेंड कर जाएगी अप टू 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर से वो फॉल करेगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो भी फॉल कर जाएगा। फिर ये जो गैस है वो पूरे इसमें फैल जाएगी, ठीक है, फिर वो वापस यहाँ से भेजेंगे और ये जो प्रोसेस है वो दोबारा रिपीट होगी, तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो इस स्टेप से निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर होगी प्रोसेस। तो आ जाओ भाई थर्ड वन पे। नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड मेथड। सो क्लोज्ड मेथड इज बेस्ड अपॉन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जूल्स-थॉम्सन इफेक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। ये किस पे बेस है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जूल्स-थॉम्सन इफेक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, expansion of gas against external pressure, combination of combined effect of Joule-Thomson effect and expansion of gas against external pressure, ठीक है। ये जो मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू लिंडेज मेथड, ठीक है। ये भी एडियाबैटिक कूलिंग को यूज़ करता है, ठीक है। जब जो गैस है एक्सपेंड करती है, इसमें क्या होता है, जो गैस एक्सपेंड करती है अगेंस्ट अ प्रेशर, तो वो अगेंस्ट अ प्रेशर करेगी एक्सपेंड, तो उसमें कुछ वर्क डन होएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ थी इसमें। अब इसकी डायग्राम देख ले, डायग्राम भी इसकी प्रीवियसली वाले की तरह ही सेम है। ये जो अपरेटस है यूज हो रहा है क्लोज्ड प्रोसेस में फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ठीक है। द एयर फ्री ऑफ CO2 एंड मॉइस्चर इज फर्स्ट कंप्रेस्ड टू अबाउट 200 एटमॉस्फेयर।
जो एयर CO2, जिस एयर में ना CO2 हो और उसमें मॉइस्चर ना हो, तो उसे पहले कंप्रेस किया जाता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, ठीक है। पहले ये किया जाता है, जो गैस है, कंप्रेस्ड गैस है, उसको कूल किया जाता है, फिर उसको एंटर कर दिया जाता है ABC पाइप में, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एट C, ठीक है। देखो, यहाँ से एयर पास की, यहाँ पे कंप्रेस होगी, ठीक है, और फिर उसको कूल किया गया, फिर वो इस ABC ट्यूब में एंटर कर गई, ठीक है। उस C ट्यूब में एंटर कर गई, जो कि आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है C ट्यूब भी, ये देख लो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक यहाँ को जा रहा है, एक यहाँ को जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इन दिस वे द कंप्रेस्ड गैस पार्टली एंटर्स ट्यूब D एंड एंटर्स इनटू द सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो वो गैस जो आई है ना, वो कोल्ड गैस आई, इसमें एंटर कर जाएगी, फिर वो जाएगी इधर को, ठीक है, इस D में एंटर कर जाएगी, जिसके साथ एक पिस्टन लगाई हुई है P। द गैस एंटरिंग द सिलेंडर पुशेस द पिस्टन एंड इज मेड टू डू वर्क अगेंस्ट पिस्टन। अब जो ये गैस जा रही है यहाँ को, वो जब यहाँ को एंटर करेगी तो वो इसको धक्का देगी, कुछ वर्क डन होएगा, ठीक है, अगेंस्ट द पिस्टन। सम पार्ट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इज एक्सपेंडेड थ्रू द स्पाइरल S इनटू जेट J, ठीक है। उसके बाद जो कुछ गैस का कुछ जो पार्ट है कंप्रेस्ड एयर का, वो एक्सपेंड कर जाएगा स्पाइरल S में इनटू जेट J एंड गेट्स कूल्ड बाय जूल्स थॉमसन इफेक्ट। अब देखो, जो कुछ है वो यहाँ से निकल जाएगा, गैस का पार्ट है ना, वो यहाँ से एक्सपेंड कर जाएगा, फिर वो ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो जैसे जूल्स थॉमसन इफेक्ट में वो बार बार हो ही थी ना प्रोसेस, यहाँ पर जैसे वो निकलेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो वो थोड़ा सा कूल कर जाएगा, तो जूल्स थॉमसन इफेक्ट के थ्रू थोड़ी सी गैस इस तरीके से कूल कर जाएगी, ठीक है। द कूल्ड एयर इज सेंट बैक टू द कंप्रेशन एंड देन प्रोसेस कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर इज लो। ऑफकोर्स वही प्रोसेस अब यहाँ से रिवर्स होती रहेगी, ये यहाँ से भी आएगी गैस और यहाँ से ये रिवर्स होती रहेगी प्रोसेस, ठीक है, जब तक जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर लिक्विड जब लिक्विड आ जाएगा तो उसे यहाँ से रिमूव कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस है, ठीक, कुछ अलग नहीं था इसमें, ठीक है। फाइनली अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है ना। लंबा था, कंफ्यूजिंग भी था, लेकिन हमने साथ में मिलके चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, है ना। अब कोई पूछे ना गैस क्या होती है, गैस को कंप्रेस कैसे करते हैं, लिक्विफाइड कैसे करोगे, कूल कैसे करोगे, बॉयल स्लो क्या है, तो वहाँ पे खाली चेहरा मत दिखाना, ठीक है, बताना उनको क्या होता है, ठीक है। अब जाओ थोड़ा पानी पुनी पी लो, रेस्ट कर लो। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई टेंशन के साथ, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के साथ। लव यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना कुछ मत भूलना, ठीक है, कर देना।